जब मैं बाईं बाह में पट्टी बांधकर दाहिने हाथ से कांपते हुए दाल परोसने खाने की मेज़ पर पहुंची तो मेरे बेटे अमित ने अपनी पत्नी चंचल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थामा आज मेरी बीवी ने उसे ऐसा सबक सिखाया है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सबक आने वाले 4 महीनों में किसकी जिंदगी बदल देगा। मेरा नाम नीरजा गुप्ता है, उम्र 64 साल। नागपुर के धर्मपेठ इलाके में रहती हूँ। 2 साल पहले मेरे पति रमेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 35 साल की शादीशुदा जिंदगी में हमने साथ मिलकर बहुत कुछ बनाया था। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका थी, में श्रम न्यायालय में वकील थे। हमारा एक ही बेटा है अमित, 38 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छी कमाई करता है, महीने के 75,000 रुपये। 8 साल पहले उसकी शादी चंचल से हुई थी। चंचल 35 साल की है। शादी के बाद उसने कपड़ों की दुकान खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो व्यापार चल नहीं पाया। अब वो घर पर ही रहती है। हम तीनों साथ रहते हैं धर्मपेठ की एक 3 कमरों वाले मकान में। ये मकान मेरा और रमेश का था, अब मेरे नाम है। इसकी कीमत आज के हिसाब से 85 लाख के आसपास होगी। मुझे महीने की 32,000 रुपये पेंशन मिलती है। बैंक जमा में 23 लाख रुपए हैं। रमेश ने बहुत समझदारी से सब कुछ संभाला था। मैं अकेली आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन अमित मेरा इकलौता बेटा है, उसकी माँ हूँ। रमेश के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। अमित और चंचल ने कहा, थामा आप हमारे साथ ही रहिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। मैंने सोचा था शायद ये सही रहेगा। घर में आवाज़ें होंगी, जिंदगी में रौनक होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी ही जिंदगी में मेहमान बनने जा रही हूँ। शुरू में सब कुछ ठीक था। चंचल अच्छे से बात करती थी, अमित भी ध्यान रखता था। सुबह मैं उठती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती। अमित दफ्तर जाता, चंचल घर के काम करती। शाम को हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते, रात में दूरदर्शन देखते, सप्ताहांत में कभी बाहर घूमने जाते। मुझे लगता था कि हाँ, ये तो अच्छा है, परिवार साथ है। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें शुरू हुईं जो मुझे अजीब लगने लगीं। जैसे कि चंचल कभी कभी कहती, माँ आपके ज़माने में तो अलग था ना, अब तो सब कुछ बदल गया है। या कभी कहती, आजकल के परिवार तो अलग अलग रहते हैं, आज़ादी होती है। मैं उसकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। सोचती थी कि नई पीढ़ी के बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। लेकिन 6 महीने पहले से बातें बदलने लगीं। चंचल ने मकान में बदलाव की बात छेड़नी शुरू की। एक दिन उसने कहा, माँ हम नीचे वाले हिस्से को अलग कर सकते हैं ना, वहाँ एक अलग रसोई बना, लेंग हॉल को बड़ा कर दें। मैंने पूछा, क्यों बेटा, क्या ज़रूरत है, अभी तो सब ठीक है। तो चंचल बोली, माँ बस ऐसे ही, घर थोड़ा आधुनिक लग जाएगा। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसने बात नहीं छोड़ी। अगले हफ्ते फिर बोली, माँ अगर हम नीचे का हिस्सा किराए पर दे दें तो महीने के 40,000 रुपये आ सकते हैं। सोचिए कितना फ़ायदा होगा। मैंने कहा, बेटा मुझे किराए की ज़रूरत नहीं, मेरी पेंशन काफ़ी है और ये घर तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया था, मैं इसे तोड़ना या बदलना नहीं चाहती। चंचल का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई कि वो नाराज़ हो गई है। उसके बाद से उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले वो मुझसे हंसकर बात करती थी, अब बस ज़रूरी बातें करती। सुबह चाय पीते वक्त मैं कुछ पूछती तो छोटे जवाब देती, कभी कभी तो जवाब ही नहीं देती, बस सिर हिला देती। मैंने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई और परेशानी है। मैंने अमित से भी पूछा, बेटा चंचल कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? अमित ने कहा, नहीं माँ सब ठीक है, आप फिक्र मत करो। लेकिन मुझे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, दोपहर का वक्त था। अमित दफ्तर गया हुआ था, चंचल रसोई में थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मेरा इरादा सुनने का नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ ज़रा तेज़ थी। वो कह रही थी, दीदी ये बुढ़िया मानती ही नहीं। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन सुनती ही नहीं। सारा मकान अपने नाम रखना चाहती है, हमें कुछ नहीं देना चाहती। मेरा दिल बैठ गया। बुढ़िया, उसने मुझे बुढ़िया कहा। और वो किससे बात कर रही थी? फिर मुझे याद आया, उसकी एक बड़ी बहन है रूपाली। शादी से पहले मैं उससे 2-3 बार मिली थी। बड़ी तेज तर्रार औरत लगी थी। चंचल आगे बोल रही थी, हाँ दीदी मुझे पता है, आप ठीक कह रही हैं, धीरे धीरे करना पड़ेगा। अब देखो ना, अगर हमें नीचे का हिस्सा किराए पर मिल जाए तो साल का 5 लाख हो जाएगा, और अगर पूरा मकान हमारे नाम हो जाए तो सोचो कितना फ़ायदा होगा। मेरे कान खड़े हो गए, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चंचल की बात खत्म हुई तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या सच में चंचल मेरे मकान के पीछे पड़ी है? क्या वो मुझे धोखा देना चाहती है? लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, नहीं नीरजा, तू गलत सोच रही है, शायद वो बस ऐसे ही बात कर रही थी। हो सकता है उसकी बहन ने कुछ कहा हो और वो बस हाँ में हाँ मिला रही हो।
मैंने तय किया कि मैं इस बात को दिल पर नहीं लूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चुभन शुरू हो गई थी, एक शक जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अगले कुछ हफ्तों में मैंने ध्यान देना शुरू किया। चंचल और अमित की बातचीत, उनका व्यवहार, सब कुछ। मैंने देखा कि रात को जब मैं सो जाती हूँ तो वो दोनों हॉल में बैठकर देर तक बातें करते हैं। एक रात मुझे पानी पीने उठना पड़ा। मैं धीरे से हॉल की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने उनकी आवाज़ें सुनी। चंचल कह रही थी, अमित तुम अपनी माँ को समझाओ ना, अगर वो हमें नीचे वाले हिस्से में थोड़ी मरम्मत और सुधार करने दे दें तो हम उसे किराए पर दे देंगे। महीने के 40,000 आएंगे, साल में लगभग 5 लाख। सोचो कितना फ़ायदा होगा। अमित ने कहा, हाँ, लेकिन माँ मानती नहीं। उनको लगता है कि हम उनका घर छीन लेंगे। चंचल बोली, अरे छीनने की बात कौन कर रहा है, बस थोड़ा बदलाव करना है। और वैसे भी ये घर एक दिन तुम्हारा ही तो होगा ना, तो अभी से क्यों नहीं हम इसका सही इस्तेमाल करें। अमित चुप रहा, फिर बोला, देखते हैं, धीरे धीरे माँ को समझाता हूँ। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। तो ये बात थी। चंचल सिर्फ मकान के पीछे नहीं बल्कि पूरी तरह से मेरी संपत्ति हड़पने की योजना बना रही थी। और अमित, मेरा अपना बेटा, वो भी उसकी बातों में आ रहा था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बस सोचती रही, क्या करूं, किससे बात करूं। मैं अमित से सीधे पूछूं, लेकिन अगर मैंने पूछा और वो मना कर दिया तो वो कहेगा कि माँ तुम गलत सोच रही हो। फिर मुझे ही शक की नज़र से देखा जाएगा। नहीं, मुझे चुपचाप रहना होगा। मुझे सबूत चाहिए, मुझे पक्की जानकारी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मेरा सिर भारी था। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। हमेशा की तरह चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। चंचल और अमित आए। हमने साथ नाश्ता किया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। अमित दफ्तर चला गया। चंचल घर के काम में लग गई। मैं अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या। फिर मुझे याद आया रमेश की पुरानी डायरियाँ। वो अपने सारे काम की डायरी लिखते थे। उनमें कानूनी बातें, मुकदमों के नोट से कुछ लिखा रहता था। शायद उनमें मुझे कुछ मदद मिल जाए। मैंने अलमारी खोली। ऊपर की शेल्फ पर रमेश की किताबें और डायरियाँ रखी थीं। मैंने एक एक करके निकालना शुरू किया। कुछ पुरानी डायरियाँ थीं, कुछ कानून की किताबें। मैंने उन्हें पलटना शुरू किया। एक डायरी में मुझे कुछ नोट्स मिले, संपत्ति के अधिकार के बारे में, बुजुर्गों के कानूनी हक के बारे में, वसीयत के बारे में। मैं ध्यान से पढ़ने लगी। रमेश ने लिखा था कि अगर किसी बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी हो रही हो या उन पर दबाव बनाया जा रहा हो कि वो अपनी संपत्ति किसी और के नाम कर दें तो वो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। उनके पास कानूनी सुरक्षा है। मुझे थोड़ी राहत मिली। कम से कम मुझे पता चला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कानूनी मदद ले सकती हूँ। लेकिन अभी तो मुझे पूरी तरह से पता भी नहीं था कि चंचल और अमित की योजना क्या है। मुझे और जानकारी चाहिए थी। उसी दिन शाम को पड़ोस की श्रीमती जोशी मुझसे मिलने आईं। वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, 60 साल की उम्र, बहुत समझदार औरत। उनके पति रिटायर्ड बैंक अफसर हैं। हम अक्सर शाम को सोसाइटी के बगीचे में मिलती हैं। उस दिन वो मेरे घर आईं तो मैं चाय बनाकर लाई। हम बैठकर बातें करने लगीं। बातों बातों में उन्होंने पूछा, नीरजा जी सब ठीक है ना? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। मैंने कहा, नहीं सब ठीक है, बस ऐसे ही। वो बोलीं, देखिए अगर कुछ परेशानी हो तो बताइएगा, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी ज़रूर। फिर बातचीत में उन्होंने कहा, आजकल बहुत सुनने में आता है कि बुजुर्गों के साथ उनके ही परिवार वाले गलत करते हैं, संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। बड़ा दुख होता है सुनकर। मेरा दिल धक से रह गया। क्या उन्हें कुछ पता चल गया था? मैंने सावधानी से पूछा, हाँ सच में बहुत बुरा होता है। आपने ऐसा कुछ सुना क्या? वो बोली, अरे हमारी सोसाइटी में ही एक घर में ऐसा हुआ था। बेटे ने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया और घर हड़प लिया। बहुत बुरा लगा था। फिर उन्होंने कहा, वैसे नीरजा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। कुछ दिन पहले मैं बाजार से आ रही थी तो मैंने चंचल को सोसाइटी के गेट पर देखा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने सुना नहीं, बस यूं ही नज़र पड़ गई। वो कह रही थी कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने के बारे में कुछ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए सोचा आपको बता दूं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चंचल ने वृद्धाश्रम के बारे में पूछा था, मतलब वो मुझे घर से निकालने की सोच रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मैंने श्रीमती जोशी से कहा, शायद वो किसी और के बारे में बात कर रही होगी, या हो सकता है किसी सामाजिक काम के बारे में जानकारी ले रही हो। श्रीमती जोशी ने कहा, हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। आप सावधान रहिएगा, अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो चली गईं। श्रीमती जोशी के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि चंचल और अमित मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रहे हैं। वृद्धाश्रम,
मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। मेरी अपनी बहू, मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा, जिसे पाला पोसा, जिसकी हर ज़रूरत पूरी की, आज वो मुझे घर से निकालना चाहता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें पूछ दिया, नहीं रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे लड़ना होगा। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं 35 साल तक अध्यापिका रही हूँ। मैंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है। मैंने उन्हें सही गलत में फ़र्क करना सिखाया है। आज मुझे अपने ही बच्चे को सही गलत का फ़र्क समझाना होगा, लेकिन पहले मुझे सबूत चाहिए, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अगर आपके परिवार में भी बुजुर्गों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है तो टिप्पणी में ज़रूर बताइए। पसंद करना मत भूलिएगा ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। मैंने तय किया कि मुझे रमेश के पुराने साथियों से संपर्क करना होगा। रमेश के साथ काम करने वाले कुछ वकील थे, शायद वो मुझे सलाह दे सकें। मैंने रमेश की पुरानी डायरी में नाम ढूंढे। वहां मुझे शेखर खन्ना नाम का एक नंबर मिला। रमेश ने लिखा था कि शेखर उनके बहुत अच्छे दोस्त और साथी वकील थे। मैंने सोचा कि शायद मैं उनसे बात कर सकूं। अगले दिन जब अमित दफ्तर चला गया और चंचल बाजार गई तो मैंने वो नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, नमस्ते, क्या आप शेखर खन्ना जी हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं शेखर बोल रहा हूँ। आप कौन? मैंने कहा, मैं नीरजा गुप्ता बोल रही हूँ, रमेश गुप्ता की पत्नी। क्या आप रमेश को जानते थे? उन्होंने कहा, रे हाँ रमेश जी, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। उनका निधन हो गया था ना, बहुत दुख हुआ था सुनकर। आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या हम मिल सकते हैं? शेखर जी ने कहा, ज़रूर, आप कल शाम को मेरे दफ्तर आ सकती हैं। मैंने पता नोट किया, धर्मपेट से ज़्यादा दूर नहीं था। अगले दिन शाम को मैंने चंचल से कहा कि मुझे एक पुरानी सहेली से मिलने जाना है। मैं ऑटो से शेखर जी के दफ्तर पहुंची। छोटा सा दफ्तर था लेकिन साफ सुथरा। शेखर जी करीब 68 साल के होंगे, सफ़ेद बाल, चश्मा, सौम्य चेहरा। उन्होंने मुझे बैठने को कहा, चाय मंगवाई। फिर पूछा, बताइए नीरजा जी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। मैंने गहरी सांस ली, फिर मैंने सब कुछ बता दिया। चंचल की बातें, उसका फ़ोन पर हुआ वार्तालाप, रात को अमित और चंचल की चर्चा, श्रीमती जोशी की बताई हुई बात, सब कुछ। शेखर जी ध्यान से सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कहा, नीरजा जी, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। दुर्भाग्य से आजकल ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों के साथ उनके अपने बच्चे ही धोखा करते हैं, लेकिन घबराइए मत, कानून आपके साथ है। मैंने पूछा, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बातें हो रही हैं। शेखर जी ने कहा, देखिए, आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर वो आपसे ज़बरदस्ती कोई कागज़ पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करे या आप पर दबाव बनाए तो वो अपराध है, आप उसकी शिकायत कर सकती हैं। और हाँ, एक बात बताइए, क्या रमेश जी ने कोई वसीयत बनाई थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी मुझसे इसके बारे में बात नहीं की। शेखर जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, रमेश जी बहुत सावधान आदमी थे, मुझे लगता है उन्होंने ज़रूर वसीयत बनाई होगी। मैं देखता हूँ, अगर उन्होंने मेरे ज़रिए वसीयत बनवाई थी तो मेरे पास उसकी जानकारी होगी। आप कल फिर आइए, मैं अपने पुराने कागजात देखता हूँ। मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी। मैंने शेखर जी का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। घर पहुंचकर मैंने देखा कि चंचल और अमित दोनों घर पर हैं। मैंने सामान्य तरीके से उनसे बात की, खाना बनाया, साथ खाया, लेकिन मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। क्या रमेश ने वसीयत बनाई थी? अगर बनाई थी तो उसमें क्या लिखा था? और अगर लिखा था कि मकान मेरा है तो चंचल और अमित का क्या होगा? वो क्या करेंगे? रात को मुझे फिर से नींद नहीं आई, मैं बस सोचती रही। अगले दिन शाम को मैं फिर से शेखर जी के दफ्तर गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराए, बोले, नीरजा जी, अच्छी खबर है। मैंने अपने पुराने कागजात देखे। रमेश जी ने अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले मेरे जरिए एक वसीयत बनवाई थी। उस वसीयत में उन्होंने साफ लिखा है कि धर्मपेट वाला मकान आपके नाम होगा। अमित को सिर्फ आभूषण और कुछ नकदी मिलेगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, लेकिन वो वसीयत कहाँ है? मुझे तो कभी मिली नहीं। शेखर जी ने कहा, वसीयत की असली प्रति रमेश जी ने अपने पास रखी थी, लेकिन मैंने एक नकल अपने पास रखी है और हामसियत न्यायालय में पंजीकृत भी है। आप चाहें तो मैं वहां से प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवा सकता हूं। मुझे जैसे बिजली का झटका लगा तो रमेश ने वसीयत बनाई थी और उसमें मकान मेरे नाम था, लेकिन फिर वो असली वसीयत कहाँ गई? मैंने शेखर जी से पूछा, क्या हो सकता है कि वो वसीयत किसी ने छुपाई हो? शेखर जी ने गंभीरता से कहा, हो सकता है। अगर अमित या चंचल को उस वसीयत के बारे में पता चल गया हो और उन्होंने उसे छुपा दिया हो तो ये एक गंभीर अपराध है। लेकिन घबराइए मत, अब हमारे पास न्यायालय से प्रमाणित प्रति मिल सकती है। वो उतनी ही वैध है। मैं कल ही आवेदन दाखिल करता हूँ। 1 हफ्ते में आपको वसीयत की प्रति मिल जाएगी।
मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अब मुझे पता था कि मकान कानूनी तौर पर मेरा है। चंचल और अमित कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगली जो घटना हुई उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो दीपावली से 1 हफ्ता पहले की बात है। हम घर की सफाई कर रहे थे। मैं, चंचल और एक काम वाली बाई। अमित दफ्तर गया हुआ था। मैं ऊंची अलमारी साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गई। मैं धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं करीब 4-5 सीढ़ी ऊपर थी। अलमारी के ऊपर धूल पहुंच रही थी। तभी अचानक सीढ़ी हिली। जोर से हिली। मैं संभल नहीं पाई। मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं नीचे गिर गई। जोर से धड़ाम की आवाज हुई। मेरी बाईं बांह फर्श पर जोर से लगी। दर्द की एक तीखी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं चीख पड़ी। काम वाली बाई दौड़कर आई। चंचल भी आई। बाई ने कहा, हाय राम, ये क्या हो गया? चंचल ने मुझे उठाने में मदद की। मेरी बांह में भयंकर दर्द हो रहा था। मैं रो रही थी। चंचल ने कहा, माँ चलिए अस्पताल चलते हैं। लगता है बांह टूट गई है। उसने ऑटो बुलाया। हम अस्पताल गए। वहां डॉक्टर ने जांच की, एक्सरे करवाया। पता चला कि मेरी बाईं बांह की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने पट्टी लगाई। 6 हफ्ते का आराम बताया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे दर्द निवारक दवाई दी गई। हम घर वापस आए। घर आकर मैं बिस्तर पर लेट गई। चंचल ने मेरे लिए खाना लाकर दिया। उसने कहा, मां आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी, सीढ़ी कैसे हिली? मैं बहुत सावधानी से चढ़ रही थी। सीढ़ी मजबूत थी। फिर अचानक कैसे हिल गई? मैंने सोचा शायद मेरा ध्यान नहीं था। शायद मैंने गलती से सीढ़ी हिला दी। लेकिन मेरे मन में एक शक था। एक छोटी सी आवाज जो कह रही थी कि यह दुर्घटना नहीं थी। शाम को अमित दफ्तर से आया। उसने मुझे देखा तो घबरा गया। पूछा, माँ क्या हो गया? चंचल ने उसे सारी बात बताई। अमित ने कहा, माँ आपको इतनी ऊंची सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए था। आप बुला लेती, मैं शाम को करता। मैंने कहा, बेटा मैंने सोचा था मैं कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये होगा। हम तीनों बैठकर खाना खाने लगे। मेरी बाह में पट्टी बंधी थी। मैं दाहिने हाथ से खाने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल हो रहा था। हाथ कांप रहा था। मैं दाल परोस रही थी जब अमित ने चंचल की तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज मेरी बीवी ने उसे ऐसा सबक सिखाया है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे हाथ से करछी गिर गई। मैंने अमित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चंचल भी मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? अमित ने कहा, माँ मैं उस महिला की बात कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में नए फ्लैट खरीदना चाहती थी। चंचल ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि हमारा फ्लैट बिकाऊ नहीं है। वो परेशान करना बंद कर देगी। मैंने कहा, ओ अच्छा। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अमित के शब्द, उसकी मुस्कान, चंचल का चेहरा, सब कुछ मुझे अजीब लग रहा था। क्या वो सच में उस महिला की बात कर रहा था या वो मेरी बात कर रहा था? क्या मेरी दुर्घटना सच में दुर्घटना थी या ये किसी योजना का हिस्सा था? रात को मुझे नींद नहीं आई। दर्द तो था ही लेकिन मन में भी बहुत उथल पुथल थी। मैं सोचती रही, क्या चंचल ने जानबूझकर सीढ़ी हिलाई थी? क्या उसने मुझे गिराया था? लेकिन क्यों? क्या वो चाहती थी कि मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं या मर जाऊं? ये कैसे संभव है? कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? लेकिन फिर मुझे श्रीमती जोशी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि चंचल ने वृद्धाश्रम के बारे में पूछा था और अमित और चंचल की रात की बातचीत, वो मेरी संपत्ति चाहते थे। शायद उन्होंने सोचा कि अगर मैं घायल हो जाऊं तो कमज़ोर हो जाऊंगी, फिर वो मुझ पर दबाव बना सकेंगे या मुझे वृद्धाश्रम भेज सकेंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा अपना बेटा, मेरी अपनी बहू, वो मेरे साथ ये कर सकते हैं। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मेरी बाह में अब भी बहुत दर्द था। मैं किसी तरह बिस्तर से उठी, बाथरूम गई, फिर धीरे धीरे रसोई में आई। चंचल वहाँ थी। उसने कहा, माँ आप आराम करो ना, मैं चाय बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटा मैं कर लूँगी। लेकिन सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। एक हाथ से काम करना बहुत कठिन था। चंचल ने चाय बनाई। हमने पी। अमित उठा तैयार हुआ दफ्तर चला गया। मैं और चंचल घर में थे। मैं अपने कमरे में बैठ गई। सोच रही थी कि अब क्या करूं। मुझे शेखर जी से मिलना होगा। उन्हें बताना होगा कि क्या हुआ है। 2 दिन बाद जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो मैंने चंचल से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं ऑटो से शेखर जी के दफ्तर गई। उन्होंने मुझे देखा तो चौंक गए। पूछा, नीरजा जी ये क्या हो गया? मैंने सारी बात बताई। सीढ़ी से गिरना, बांह टूटना, अमित का वो अजीब वाक्य। शेखर जी ने गंभीरता से सुना। फिर बोले, नीरजा जी मुझे लगता है ये दुर्घटना नहीं थी। ये जानबूझकर किया गया था। आपको बहुत सावधान रहना होगा। और हाँ, मैंने वसीयत की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दे दिया है। कुछ दिनों में मिल जाएगी।
लेकिन अभी आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। मैंने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो मेरे बेटे और बहू हैं। मैं उनके खिलाफ क्या करूं? शेखर जी ने कहा, देखिए, आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर आप साबित कर सके कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पुलिस में शिकायत कर सकती हैं। और हाँ, एक बात, क्या उस दिन जब आप गिरी थीं तो कोई गवाह था? मैंने कहा, हाँ, काम वाली बाई थी, और श्रीमती जोशी भी उसी समय हमारे घर के सामने से गुजर रही थीं। उन्होंने शायद देखा हो। शेखर जी ने कहा, अच्छा है, आप उनसे बात करिए। अगर उन्होंने कुछ देखा है तो वो गवाही दे सकती हैं। और हाँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम रखिए। अगर चंचल या अमित कुछ कहें जो आपके खिलाफ हो तो उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। घर वापस आकर मैंने सबसे पहले श्रीमती जोशी से बात करने का फैसला किया। शाम को जब चंचल बाहर गई थी तो मैं श्रीमती जोशी के घर गई। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, नीरजा जी, ये क्या हो गया? मैंने बताया कि मैं सीढ़ी से गिर गई थी। वो बोली, हाँ, मैंने उस दिन सुना था। मैं आपके घर के सामने से गुजर रही थी। अचानक बहुत जोर की आवाज़ आई। मैं दौड़कर आई तो देखा कि आप ज़मीन पर गिरी हुई हैं। चंचल आपको उठा रही थी। मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने पूछा, श्रीमती जोशी, आपने ध्यान दिया कि सीढ़ी कैसे गिरी? मेरा मतलब है, क्या आपने कुछ देखा? उन्होंने सोचा, फिर बोली, हाँ, जब आप पूछ रही हैं तो मुझे याद आया। मैंने देखा था कि चंचल सीढ़ी के पास खड़ी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने सीढ़ी को हिलाया हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा तो चंचल ने वाकई सीढ़ी हिलाई थी। मैंने श्रीमती जोशी से कहा, क्या आप ये गवाही दे सकती हैं अगर ज़रूरत पड़े तो? वो बोलीं, ज़रूर नीरजा जी, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मेरी दोस्त हैं। मैं सच बोलूँगी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। अब मेरे पास एक गवाह था, लेकिन मुझे और सबूत चाहिए थे। अगले कुछ दिनों में मैंने बहुत सावधानी से चंचल और अमित को सुनना शुरू किया। मेरे पास एक पुराना मोबाइल फ़ोन था जो मैं कभी कभार इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे चार्ज किया और रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रखा। एक रात जब मैं अपने कमरे में थी तो मैंने हॉल से आवाज़ें सुनी। चंचल और अमित बात कर रहे थे। मैं धीरे से दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। चंचल कह रही थी, अमित, अब तो तुम्हारी माँ को समझ जाना चाहिए कि उन्हें हमारी बात माननी होगी। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई फिर भी वो जिद पर अड़ी हैं। अमित ने कहा, हाँ, लेकिन वो अब कमज़ोर हो गई हैं, एक हाथ काम नहीं कर रहा। शायद अब वो मान जाएं। चंचल बोली, मानना तो पड़ेगा, वरना अगली बार और बुरा हो सकता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और बुरा मतलब वो फिर से कुछ करने की योजना बना रहे थे। अमित ने कहा, लेकिन चंचल, हम उन्हें मार तो नहीं सकते, वो मेरी माँ हैं। चंचल ने कहा, मारने की बात कौन कर रहा है? बस उन्हें इतना डराना है कि वो हमारी सुने, या फिर हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे, वहाँ वो आराम से रहेंगी। अमित ने कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? चंचल बोली, लोग यही कहेंगे कि तुमने अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्हें बेहतर जगह भेज दिया। चिंता मत करो, सब संभाल लूंगी। ऐसी सच्ची कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे माध्यम को सदस्यता जरूर दीजिए। घंटी का चिन्ह दबाना मत भूलिएगा। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और वापस अपने बिस्तर पर आ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो ये सच था। चंचल ने जानबूझकर मुझे सीढ़ी से गिराया था और वो फिर से कुछ करने की योजना बना रही थी। और अमित, मेरा अपना बेटा, वो भी उसकी बातों में आ रहा था। मैं रोने लगी, चुपचाप रोई, तकिए में मुंह छुपाकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने 35 साल तक बच्चों को पढ़ाया है। मैंने उन्हें जिंदगी के सबक सिखाए हैं। आज मुझे अपने ही बेटे को सबक सिखाना होगा। मुझे लड़ना होगा। मेरे पास अब सबूत हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास गवाह हैं। मुझे बस सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। अगले दिन मैंने फिर से शेखर जी को फ़ोन किया, उन्हें रिकॉर्डिंग के बारे में बताया। वो बोले, बहुत अच्छा नीरजा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत है। अब आप ये रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखिए। और हामसियत की प्रमाणित प्रति आ गई है, आप कल आकर ले जा सकती हैं। मैं अगले दिन शेखर जी के पास गई। उन्होंने मुझे वसीयत की प्रति दी। मैंने उसे पढ़ा। साफ लिखा था कि धर्मपेट वाला मकान मेरे नाम है। अमित को सिर्फ आभूषण और 5 लाख रुपए की नकदी मिलेगी, बाकी सब कुछ मेरा है। मुझे बहुत राहत मिली। कम से कम कानूनी तौर पर मेरी स्थिति मजबूत थी। शेखर जी ने कहा, नीरजा जी, अब आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। आपके पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, गवाह हैं, चिकित्सा रिपोर्ट है और वसीयत भी है जो साबित करती है कि मकान आपका है। पुलिस आपकी मदद करेगी। मैंने पूछा, लेकिन शिकायत कैसे करूं? मेरा मतलब है मैं अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत करूं। शेखर जी ने कहा, देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत कठिन फैसला है, लेकिन आपकी जान को खतरा है।
चंचल और अमित आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगी तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको महिला सहायता कक्ष में ले चलता हूँ। वहाँ की पुलिस अधिकारी समझदार हैं, वो आपकी मदद करेंगी। मैंने गहरी सांस ली, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं शिकायत करूंगी। शेखर जी मुझे महिला सहायता कक्ष ले गए। वहाँ एक महिला पुलिस निरीक्षक थीं। उनका नाम निशा रानवटे था। करीब 45 साल की उम्र, गंभीर चेहरा लेकिन दयालु आंखें। मैंने उन्हें सारी बात बताई, सीढ़ी से गिरना, रिकॉर्डिंग, श्रीमती जोशी की गवाही, वसीयत, सब कुछ। निशा जी ध्यान से सुनती रहीं। फिर उन्होंने कहा, नीरजा जी, आपने सही किया जो आप यहाँ आईं। ये एक गंभीर मामला है। आपके बेटे और बहू ने आपके साथ मारपीट की धमकी दी है और आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। हम इसकी जांच करेंगे। आप औपचारिक शिकायत दर्ज करवाइए। हम चंचल और अमित से पूछताछ करेंगे। मैंने शिकायत दर्ज करवाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 चोट पहुंचाना और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत। निशा जी ने कहा कि वो अगले दिन चंचल और अमित को बुलवाएंगी। मैं घर वापस आ गई। मेरा दिल बहुत भारी था। मैंने अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने सही किया था। मुझे अपनी रक्षा करनी थी। अगले दिन सुबह पुलिस हमारे घर आई। निशा जी और 2 और पुलिस कर्मचारी। चंचल और अमित दोनों घर पर थे। निशा जी ने कहा, चंचल गुप्ता और अमित गुप्ता, आप दोनों को महिला सहायता कक्ष में पूछताछ के लिए चलना होगा। नीरजा गुप्ता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चंचल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमित ने कहा, लेकिन क्या शिकायत है? हमने कुछ नहीं किया। निशा जी ने कहा, वो सब थाने में बताएंगे। अभी चलिए हमारे साथ। चंचल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, मां, आपने ये क्या किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ी रही। पुलिस चंचल और अमित को ले गई। मैं घर में अकेली रह गई। कुछ देर बाद श्रीमती जोशी आईं। उन्होंने पूछा, नीरजा जी, सब ठीक है ना? पुलिस क्यों आई थी? मैंने उन्हें सब बता दिया। वो बोली, आपने बिल्कुल सही किया। आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। अगर गवाही देनी पड़े तो मैं दूंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। दोपहर को शेखर जी का फोन आया। उन्होंने कहा, नीरजा जी, पुलिस ने चंचल और अमित से पूछताछ की है। उन्होंने शुरू में सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई तो वो सन्न रह गए। चंचल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित को भी पूछताछ के लिए रोक लिया गया है। मेरा दिल बैठ गया। गिरफ्तार, मेरी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया, और अमित को भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, लेकिन मुझे पता था कि मैंने सही किया था। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मुझे अपनी रक्षा करनी थी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों को सुननी चाहिए तो साझा ज़रूर कीजिए। टिप्पणी में बताइए आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा। शाम को निशा जी मेरे घर आईं। उन्होंने कहा, नीरजा जी, चंचल ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने कहा कि उसने जानबूझकर सीढ़ी हिलाई थी। उसकी योजना आपको डराने की थी ताकि आप मकान में बदलाव के लिए राजी हो जाएं। उसने ये भी कहा कि उसकी बहन रूपाली ने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। अमित ने भी अपनी संलिप्तता मान ली है। हालांकि वो कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन उसने चंचल को रोका भी नहीं। हमने चंचल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसे जमानत मिल सकती है, लेकिन मुकदमा चलेगा। मैंने पूछा, और अमित? निशा जी ने कहा, अमित को भी पूछताछ के लिए रोका गया है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो चंचल का साथी था। अगले दिन चंचल को जमानत मिल गई, लेकिन न्यायालय ने उसे आदेश दिया कि वो मुझसे संपर्क नहीं करेगी। मुझे निरोधक आदेश मिल गया। मतलब अगर चंचल या अमित ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेगी। मैंने अपने मकान के ताले बदलवा दिए। अब मैं अकेली रहती थी। अमित और चंचल दोनों को घर से बाहर जाना पड़ा। वो किराए के मकान में रहने लगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ हुआ। मुकदमा चलता रहा। चंचल के वकील ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। रिकॉर्डिंग, श्रीमती जोशी की गवाही, चिकित्सा रिपोर्ट, सब कुछ चंचल के खिलाफ था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चंचल दोषी है। उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपये का जुर्माना। अमित को चेतावनी दी गई क्योंकि उसने चंचल को रोका नहीं था, लेकिन उससे सजा नहीं हुई क्योंकि उसने सीधे तौर पर मुझे चोट नहीं पहुंचाई थी। इस सब के बीच चंचल और अमित के रिश्ते में भी दरार आ गई। अमित को एहसास हो गया था कि चंचल ने उसे अपनी योजनाओं में फंसाया था। उसने चंचल से तलाक के लिए कागजात भेज दिए। चंचल ने शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में मान गई। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 महीने बाद की बात है। मेरी बांह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मैं फिर से सामान्य जीवन जीने लगी थी। एक दिन अमित मेरे घर आया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मेरे दिल में अजीब सी भावना आई। ये मेरा बेटा था। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया था? अमित ने कहा, मां, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
मैंने हिचकिचाते हुए उसे अंदर आने दिया। हम बैठ गए। अमित ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं चंचल की बातों में आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खतरनाक है। मुझे नहीं पता था कि वो सच में आपको चोट पहुंचाएगी। मैं बस पैसों के चक्कर में फंस गया था। मुझे लगा कि अगर हम मकान का कुछ हिस्सा किराए पर दे दें तो ज़्यादा पैसे आएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपको नुकसान पहुंचे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सच में पछता रहा था। लेकिन जो हो गया वो हो गया। मैंने कहा, अमित, तो तुमने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बल्कि इंसानियत को धोखा दिया। तुमने उस औरत की बातों में आकर अपनी माँ की जान को खतरे में डाल दिया। मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात की। तुमने चंचल को रोका नहीं जब वो मुझे सीढ़ी से गिरा रही थी। अमित रोने लगा। बोला, माँ मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैंने कहा, अमित, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। आखिर तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जीऊंगी। मेरा मकान मेरा है, मेरी संपत्ति मेरी है, और जब मेरा समय आएगा तब मैं तय करूंगी कि मेरी संपत्ति का क्या होगा। लेकिन अभी मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। अमित ने कहा, माँ कृपया ऐसा मत कहिए। मैंने कहा, अमित तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अमित उठा और चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर मैं रो पड़ी। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। मैं आज़ाद थी। मैं अपनी ज़िंदगी की मालकिन थी। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का माध्यम है। पसंद और साझा करके इस संदेश को फैलाइए। आज मैं अपने मकान में शांति से रहती हूँ। मैंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया है। पास के एक विद्यालय में अंशकालिक अध्यापिका के तौर पर काम करती हूँ। बच्चों को पढ़ाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, और अब फिर से वही खुशी महसूस कर रही हूँ। मैं सोसाइटी में बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती हूँ। मैं दूसरी बुजुर्ग महिलाओं को बताती हूँ कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चुप मत रहें, वो आवाज़ उठाएं, कानून उनके साथ है। श्रीमती जोशी मेरी अच्छी दोस्त बनी हुई हैं। हम रोज़ शाम को सोसाइटी के बगीचे में मिलती हैं, बातें करती हैं, चाय पीती हैं। शेखर जी भी कभी कभार मिलने आते हैं। वो मेरे अच्छे मार्गदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल वक्त में मदद की थी। अमित के बारे में मैंने सुना है कि वो अब अकेला रह रहा है। चंचल से तलाक हो गया है। चंचल अपनी सज़ा काट चुकी है और अब वो अपने माता पिता के साथ रहती है। कभी कभी मुझे अमित की चिंता होती है, आखिर वो मेरा बेटा है। लेकिन फिर मुझे वो सब याद आ जाता है जो हुआ था, और मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, उसने अपने कर्मों का फल भोगा है। अब उसे अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी होगी। मैंने अपनी वसीयत भी अपडेट करवा ली है। अब मेरी वसीयत में लिखा है कि मेरा मकान एक सामाजिक संस्था को दान में चला जाएगा जो बुजुर्ग महिलाओं की मदद करती है। मेरी बैंक जमा का आधा हिस्सा उसी संस्था को जाएगा, बाकी आधा अमित को मिलेगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद मेरी संपत्ति के लिए कोई लड़ाई हो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी संपत्ति का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए हो। अब देखिए कैसे हुआ सच्चाई का सामना। टिप्पणी में बताइए, क्या आप इस परिस्थिति में ऐसा कर पाते? पसंद करना मत भूलिएगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि पिछले 4 महीने बहुत कठिन थे, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि उम्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उम्र के साथ अनुभव आता है, और अनुभव सबसे बड़ी ताकत है। मैंने ये भी सीखा कि बुजुर्गों के पास कानूनी अधिकार हैं। अगर कोई उनके साथ गलत करता है तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। पुलिस उनकी मदद करेगी, न्यायालय उनका साथ देगा। बस ज़रूरत है हिम्मत की और सबूत इकट्ठा करने की। मैं दूसरी बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो चुप मत रहिए। अगर आपका परिवार आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, आप पर दबाव बना रहा है, तो आवाज़ उठाइए। पुलिस में शिकायत कीजिए, वकील से सलाह लीजिए, अपने दोस्तों पड़ोसियों से मदद मांगिए। आप अकेले नहीं हैं, समाज आपके साथ है, कानून आपके साथ है। और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने सीखी। एक, हमेशा अपने ज़रूरी कागजात संभाल कर रखिए। वसीयत, संपत्ति के कागजात, बैंक के कागजात, सब कुछ। 2, अपने बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा मत कीजिए। 3, अगर कोई आपसे किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करने को कहे तो पहले उसे ध्यान से पढ़िए। अगर समझ नहीं आए तो किसी वकील से पूछिए। 4, अपनी पेंशन और बैंक खाते पर नज़र रखिए। हर महीने अपना बैंक विवरण जांचिए। 5, अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताइए। देर मत कीजिए। 6, बुजुर्गों के लिए सहायता केंद्र हैं, उनके नंबर अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फ़ोन कीजिए।
साथ अगर आपके साथ शारीरिक हिंसा हो रही है तो चिकित्सा रिपोर्ट जरूर बनवाइए, वो आपके सबूत के काम आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। आप बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन आप समझदार हैं। आपके पास अनुभव है, आपके पास अधिकार हैं, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता। अगर कोई कोशिश करता है तो लड़िए, हार मत मानिए। जैसे मैंने लड़ाई लड़ी और जीती, वैसे आप भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सदस्यता लेना मत भूलिएगा। अब मैं अपनी कहानी खत्म करती हूँ। जो सबक चंचल और अमित ने मुझे सिखाना चाहा था, वो आखिरकार उन्हें ही मिला। उन्होंने सोचा था कि वो एक बुढ़िया को डराकर उसकी संपत्ति हड़प लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बुढ़िया में कितनी ताकत है। उन्हें नहीं पता था कि उम्र कमजोरी नहीं, अनुभव है, और अनुभव किसी भी जवानी से ज्यादा ताकतवर होता है। आज मैं शांति से अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पास मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है, मेरी आज़ादी है, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास मेरी आत्मसम्मान है। मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जीती, और अगर कभी फिर से ऐसी परिस्थिति आई तो मैं फिर से लड़ूंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। कानून मेरे साथ है, समाज मेरे साथ है, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी अपनी हिम्मत मेरे साथ है। यही मेरी कहानी है, यही मेरा सबक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनकर और भी बुजुर्ग लोग हिम्मत करेंगे। वो भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूं जो मैंने इस पूरे अनुभव से सीखी। पहली बात, भारत में बुजुर्गों के लिए विशेष कानून हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी अनिवार्य है। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते तो बुजुर्ग अदालत में आवेदन कर सकते हैं। अदालत बच्चों को माता पिता को महीने का भत्ता देने का आदेश दे सकती है। ये महीने का 10,000 रुपये तक हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दान में या हस्तांतरण में दे देता है और फिर बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, तो बुजुर्ग व्यक्ति अदालत जाकर वो हस्तांतरण रद्द करवा सकता है। मतलब अगर आपने अपना मकान अपने बेटे के नाम कर दिया है और बेटा आपकी देखभाल नहीं कर रहा, तो आप वो मकान वापस अपने नाम करवा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरी बात, हर जिले में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति होती है। ये समिति बुजुर्गों की शिकायतों को सुनती है और उनका समाधान करती है। अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो आप इस समिति से संपर्क कर सकते हैं। वो बीच में आकर परिवार में सुलह करवाने की कोशिश करती है। अगर सुलह नहीं होती तो वो आपको कानूनी मदद दिलवाती है। चौथी बात, बुजुर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है। हर जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की शाखाएं हैं। 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वकील मिल सकता है। आपको सिर्फ वहां जाकर आवेदन करना होता है। वो आपके लिए वकील की व्यवस्था कर देते हैं। मुझे भी शेखर जी ने ये बात बताई थी, हालांकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शेखर जी ने मुफ्त में मेरी मदद की। पांचवी बात, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर है 1455। ये 24 घंटे काम करती है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई समस्या है, किसी तरह की हिंसा हो रही है या कोई मदद चाहिए, तो वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ के लोग तुरंत मदद के लिए पहुँच जाते हैं। छठी बात, संपत्ति के मामले में हमेशा वसीयत बनाइए और उसे पंजीकृत करवाइए। अपंजीकृत वसीयत में झगड़े की संभावना ज़्यादा होती है। पंजीकृत वसीयत कानूनी तौर पर मजबूत होती है। और हाँ, वसीयत में साफ साफ लिखिए कि आपकी संपत्ति किसको मिलेगी। अस्पष्टता मत रखिए। रमेश ने यही किया था, इसलिए मेरी स्थिति मजबूत थी। सातवीं बात, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई आपकी संपत्ति के पीछे पड़ा है तो सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपको धमकी देता है तो उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर कोई आप पर हाथ उठाता है तो तुरंत अस्पताल जाइए और चिकित्सा रिपोर्ट बनवाइए। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई कागज़ पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है तो मना कर दीजिए और किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता दीजिए। ये सारे सबूत बाद में बहुत काम आते हैं। आठवीं बात, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखिए। मेरे मामले में श्रीमती जोशी ने बहुत मदद की, वो मेरी गवाह बनी। अगर आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी ही आपका सहारा होते हैं। उनसे संपर्क बनाए रखिए, रोज़ मिलिए। अगर कोई दिन आप नहीं मिले तो वो आपकी खबर लेंगे। 9वीं बात, अपनी पेंशन और बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा मत कीजिए। बहुत से मामलों में देखा गया है कि बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता के बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। अपना एटीएम कार्ड अपने पास रखिए। अपना पासवर्ड किसी को मत बताइए। हर महीने बैंक जाकर या मोबाइल बैंकिंग से अपना खाता जांचिए। अगर कोई अनधिकृत लेनदेन दिखे तो तुरंत बैंक को बताइए। 10वीं बात, अगर आपके पास कोई आभूषण या कीमती सामान है तो उसे बैंक लॉकर में रखिए, घर में मत रखिए। बहुत से मामलों में बच्चे माता पिता के आभूषण चुरा लेते हैं।
बैंक लॉकर सुरक्षित होता है और हाथ में आभूषणों की सूची बनाकर रखिए। फोटो खींचकर रखिए, अगर कभी जरूरत पड़े तो वो सबूत के काम आएगा। 11वीं बात, डिजिटल दुनिया में भी सावधान रहिए। आजकल बहुत से धोखाधड़ी के मामले मोबाइल और इंटरनेट के जरिए होते हैं। अगर कोई आपको फ़ोन करके बैंक के बारे में पूछे या आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो कुछ मत बताइए। बैंक कभी फ़ोन पर आपका पासवर्ड या एटीएम पिन नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा कहे तो समझ जाइए कि वो धोखाधड़ी है, तुरंत फ़ोन काट दीजिए। 12वीं बात, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाइए, अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा बहुत व्यायाम कीजिए, सुबह शाम टहलिए। स्वस्थ रहेंगे तो आत्मनिर्भर रहेंगे, और आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 13वीं बात, अकेलापन मत महसूस कीजिए। सामाजिक गतिविधियों में भाग लीजिए, अपनी सोसाइटी की बैठकों में जाइए, मंदिर जाइए, पुस्तकालय जाइए, कोई शौक पालिए। मैंने फिर से पढ़ाना शुरू किया, ये मुझे बहुत खुशी देता है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद हो, इससे आपका मन लगा रहेगा और आप खुश रहेंगे। 14वीं बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप पर विश्वास रखिए। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, अपने बच्चों को पाला है, समाज में अपना योगदान दिया है। अब आपको आराम करने और अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। कोई आपसे वो हक नहीं छीन सकता। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अनुभवी हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप सक्षम हैं। बस ज़रूरत है अपनी ताकत को पहचानने की। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और लोग भी हिम्मत करें। मैं चाहती हूँ कि कोई और बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप अत्याचार सहने के बजाय आवाज़ उठाए। मैं चाहती हूँ कि समाज में बदलाव आए। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे बुरे नहीं होते। मेरा अमित बुरा नहीं था, वो बस गलत संगत में पड़ गया, चंचल के चक्कर में आ गया, और जब उसे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं, वो अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें प्यार और सम्मान देते हैं। ऐसे बच्चों की तारीफ होनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और जो बच्चे अपने माता पिता के साथ गलत करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे, एक दिन उनके भी बच्चे होंगे, और जैसा वो अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। ये जीवन का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने माता पिता के साथ अच्छा करोगे तो आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करेंगे, और अगर आप अपने माता पिता के साथ बुरा करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ बुरा करेंगे। मेरी कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। अब मैं हर हफ्ते अपनी सोसाइटी में बुजुर्गों के लिए सभा आयोजित करती हूँ। हम बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो हम मिलकर उसका समाधान ढूंढते हैं। मैं उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताती हूँ। कभी कभी हम किसी वकील या समाज सेवक को बुलाते हैं जो हमें और जानकारी देते हैं। पिछले महीने एक और बुजुर्ग महिला मेरे पास आईं। उनकी भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। उनका बेटा उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। मैंने उन्हें शेखर जी से मिलवाया। अब उनका मामला भी अदालत में चल रहा है, और मुझे यकीन है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा। ये मेरी छोटी सी कोशिश है समाज में बदलाव लाने की। एक एक करके अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो ज़रूर बदलाव आएगा। मैं अपनी कहानी इस संदेश के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। प्यारे दोस्तों, बुजुर्ग साथियों, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठिए, डरिए मत, शर्मिंदा मत होइए। ये आपकी गलती नहीं है। अपराधी वो है जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। तो आवाज़ उठाइए, लड़िए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। कानून आपके साथ है, समाज आपके साथ है, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी अपनी आत्मशक्ति आपके साथ है। और जो लोग अभी युवा हैं, जिनके माता पिता अभी जिंदा हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता को प्यार और सम्मान दीजिए। वो आपके लिए अनमोल हैं। उन्होंने आपको पाला है, बड़ा किया है, आपकी हर ज़रूरत पूरी की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें प्यार दें, उनकी बातें सुनें, उनका सम्मान करें। याद रखिए, एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, और उस दिन आप भी अपने बच्चों से यही उम्मीद करेंगे। तो बस यही मेरी कहानी थी, यही मेरा अनुभव था, और यही मेरा संदेश है। जो सबक चंचल और अमित ने मुझे सिखाना चाहा था वो उन्हें ही मिला। उन्होंने सोचा था कि वो एक कमज़ोर बूढ़ी औरत को डराकर उसकी संपत्ति हड़प लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उम्र कमज़ोरी नहीं, ताकत है। अनुभव कमज़ोरी नहीं, बल है। और एक माँ का दिल कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन जब उसके अधिकारों पर हमला होता है तो वो चट्टान बन जाता है। मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और मैं जीती, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से लड़ूंगी।
क्योंकि मैं नीरजा गुप्ता हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ। मैंने सैकड़ों बच्चों को जिंदगी के सबक सिखाए हैं और आज मैंने अपने ही बेटे को सबसे बड़ा सबक सिखाया। और वो सबक हेमा को कभी कमज़ोर मत समझना। धन्यवाद।